नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है? दुनिया के बॉस मोदी, ये तो आप शाम से सुन रहे हैं, लेकिन मोदी ने अपना बॉस किसे बताया, आज हम पाठशाला में बताएंगे। वो मंत्र जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल से घड़ी को रोक रखा है, आज उसके बारे में भी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का प्लेन, मोदी की बस, ये सब कैसे चल रहा है, इसके बारे में बात होगी। साथ ही बात होगी अरविंद केजरीवाल की। वो एक डर जिसकी वजह से केजरीवाल इधर से उधर भाग रहे हैं, आज उस डर की बात होगी। केजरीवाल के वो वीडियोस जिन्हें दिखाकर कांग्रेस खेल करने वाली है, आज उन वीडियोस को आपको दिखाने वाला हूं। बागेश्वर सरकार की भी बात होगी। बागेश्वर बाबा की पर्ची कोर्ट में खुली तो बवाल हो गया। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है? बागेश्वर सरकार ने द केरल स्टोरी का पर्चा बनाया तो उसमें क्या मिला, आज ये भी बताऊंगा। आखिर में 2000 के नोट पर मोदी के करीबी ने जो बड़ी बात कही है वो आपको बताऊंगा, और 2000 के नोटों की घर वापसी, जो डर था वो हुआ या नहीं हुआ, आज उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा, लंगड़ी सरकार चलाने वाले और 0 एमपी वाली पार्टी मिलकर आज प्रधानमंत्री तय करने का सपना देख रहे हैं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी यही सपना देखा था। नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घमासान जारी है। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने फिलहाल सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनने से इनकार किया। अजीत पवार ने गठबंधन को महाराष्ट्र में लोकसभा की 45 में से 25 सीटों पर फोकस करने की नसीहत दी, जिसके लिए उन्होंने पिछले चुनावों में 18 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जीत होने की दलील दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्रक की सवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर है कि राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान रास्ते में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा की। राहुल गांधी ने अंबाला में गुरुद्वारे पर में मत्था टेका, जिसके बाद राहुल गांधी फिर ट्रक पर सवार होकर हिमाचल के लिए निकल गए। पहलवानों और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट की तुलना मंथरा से कर दी। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर जो रेसलर्स धरने पर बैठे थे, उन्होंने आज इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। विनेश फोगाट ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर 28 मई को संसद भवन पर महिला पंचायत की जाएगी। चेन्नई में खेले जा रहे आईपीएल के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं। इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि दुनिया के लिए तो पीएम मोदी बॉस हैं। दुनिया कह रही है कि पीएम मोदी बॉस है, लेकिन मोदी ने अपना बॉस किससे बताया? वो मंत्र जिससे पीएम मोदी ने 9 साल से घड़ी को रोक रखा है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी का प्लेन और मोदी की बस, ये सब कैसे चल रहे हैं, इसका चैप्टर। Kudos Bank Arena. We are now welcoming Prime Minister of Australia Anthony Albanese and the Prime Minister of India Narendra Modi. Prime Minister Modi is the boss. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। The vibe was so good, so exciting, so enriching. The whole atmosphere was so crazy. I think for the people in this room was an incredibly powerful experience. ये तस्वीरें आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई। इन तस्वीरों के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊं।
उससे पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के विरोधियों का बैड लक ही खराब चल रहा है। मतलब एक तो बैड लक होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं उनके बैड लक के ऊपर वाला बैड लक चल रहा है, क्योंकि वो उधर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बनाया गया एजेंडा जो है उस पर पानी फिर जाता है। कभी चुनाव में झटका लग जाएगा, कभी कोर्ट से झटका लग जाता है, कभी कोई रिपोर्ट सच सामने ले आती है, वगैरह वगैरह चलती रहती हैं चीजें। अब हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी हारी तो कुछ लोग कहने लगे कि ब्रांड नरेंद्र मोदी फिनिश, खत्म। उनकी लोकप्रियता कर्नाटक की जीत हार से तय की जाने लगी। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से अनुमान लगाए जाने लगे। कुल मिलाकर ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन बीते 3-4 दिनों को उठाकर देख लीजिए, कर्नाटक चुनाव के बाद ब्रांड मोदी को लेकर जितनी गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी थी, वो सब दूर हो जाएंगी बीते 3-4 दिन की तस्वीरें और खबरें देखकर। आपको शुरुआत आज से करता हूं। आज ही आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नरेंद्र मोदी का ऐसा मेगा शो हुआ कि पूरा ऑस्ट्रेलिया हैरान था भाई। एक नेता को लेकर ऐसी दीवानगी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों या किसी और विदेशी धरती, आमतौर पर नेता को लेकर थोड़ा ही ऐसा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का जादू ही ऐसा है कि वो जलवा 9 साल पहले भी था और वही जलवा आज भी है। जिस सिडनी में आज पीएम मोदी का मेगा शो हुआ, उसी सिडनी में 9 साल पहले भी पीएम मोदी का मेगा शो हुआ था। मैं आज आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं। 9 साल पहले जो सिडनी में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था और 9 साल बाद 2023 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ है सिडनी में। आप खुद कंपेयर कीजिए भाई। नरेंद्र मोदी ने जैसे वक्त को रोक दिया है, घड़ी को रोक दिया है। अच्छा, हर आदमी जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों में थोड़ी निराशा आती है, लोगों में पॉपुलैरिटी कम होती है। नरेंद्र मोदी के लिए ये सब कुछ चलता ही नहीं। आप देखिए तब की तस्वीर और आज की तस्वीर में कोई बड़ा अंतर ही नहीं आया है। 9 साल पहले भी पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए भीड़ जुट गई थी और आज भी यही हुआ है। 2014 में पीएम का ऑस्ट्रेलिया में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम समेत पूरी कैबिनेट ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गई। आप देखिए, आप इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर कीजिए। कौन ऐसा नेता है भाई कि 9 साल से इतनी ह्यूज पॉपुलैरिटी कैरी कर रहा है, रॉकस्टार जैसे कार्यक्रम कर रहा है। यानी 9 साल में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ मतलब नीचे जाना तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, हिला ही नहीं है, ऊपर ही चला गया होता। जबकि आमतौर पर नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता। 9 साल जैसे लंबे वक्त में किसी भी नेता की लोकप्रियता कम होना स्वाभाविक है, लेकिन पीएम मोदी हर ट्रेंड को बदलकर अपना नया ट्रेंड चलाते हैं और यही ऑस्ट्रेलिया में हुए इस मेगा शो में दिख रहा है। जिस तरह का सिडनी में आज पीएम मोदी के लिए माहौल था, जिस तरह से भीड़ जुटी हुई, जिस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो इस बात का सबूत है कि लोग नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा आज भी करते हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की आप अनदेखी नहीं कर सकते बॉस। वो भी देश की राजनीति और देश की हलचल को लगातार फॉलो करते हैं, सब देखते हैं यहाँ इंडिया में क्या चल रहा है। वो भी देश की राजनीति से प्रभावित होते हैं और अगर कर्नाटक की जीत हार से उन्हें प्रभावित होना होता तो उस तरह का क्रेज नरेंद्र मोदी के लिए नहीं दिखता आज, जिस तरह का क्रेज आज सिडनी में दिखा। एक बार जरा सुनिए वहां नरेंद्र मोदी को लेकर क्या माहौल था, कैसे मोदी मोदी हो रहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। ये आप फील कीजिए भाई, जो माहौल है, जो एम्बियंस है वहां पर, जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह से लोग नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बेताब हैं, ऐसा किसी नेता के लिए नहीं होता। ऐसा क्रेज किसी फिल्म स्टार या रॉक स्टार के लिए दिखता है।
क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि नेता तो भाषणबाजी करेंगे, उन्हें सुनकर क्या मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि सिडनी में हर उम्र के लोग आए हुए थे और पीएम मोदी की एक एक बात को ध्यान से सुन रहे थे। देखिए, The vibe was so good, so exciting, so enriching. The whole atmosphere was so crazy. This was an incredible opportunity for the Indian diaspora to see the leaders of our Janmabhoomi as well as our Mathrubhumi to be in the same room and to hear the aspirations, the vision that Prime Minister Modi ji has for India. I think for the people in this room was an incredibly powerful experience. भाई लोग कह रहे हैं ऐसा माहौल था अंदर की क्या ही बताएं। और ये सब इसलिए क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी की छवि से ही मजबूत भारत की छवि को कनेक्ट कर, उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनका नाम ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी दुनिया ले रही है। ये सुनकर कोई भी भारतीय गर्व करेगा कि उनके देश के नेता को दूसरे देश का एक प्रधानमंत्री बॉस बता रहा। भाई यहां जो लोग बैठे हैं और नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं समझ में आता, ये तो घूमने जाते हैं, इनकी विदेश नीति फेल है वगैरह वगैरह, उनको नहीं पता ये लोग जो वहां पहुंचे हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय रहते हैं, उनको नरेंद्र मोदी से इतनी मोहब्बत इसलिए हुआ है क्योंकि उनको दिखता है कि कैसे हर भारतीय का कद अलग अलग देशों में बढ़ गया है जब से नरेंद्र मोदी आए। वो फील करते हैं, इसलिए वहां जाते हैं मिलने के लिए नरेंद्र मोदी से और उनके लिए इस तरह का भाव दिखाते हैं। जब जिस देश में आप रह रहे हो वहां का प्रधानमंत्री बॉस कह रहा है आपके खुद के देश के प्रधानमंत्री को, तो अंदर से फीलिंग आती है कि यार हम कुछ तो कमाल कर रहे हैं ना। सुनिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बॉस बताया। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। अब मैंने आपको कल भी कहा था जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं उनको यही लाइन सुनाई देगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, लेकिन हर एक भारतीय जिसके यहां पर भारत है उसको सुनाई देगा कि इंडिया इज द बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बल्कि इंडिया का चेहरा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां नरेंद्र मोदी को बॉस तो बता दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां किसको बॉस बताया अपना, वो भी आपको आगे दिखाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम मोदी के इवेंट को देखकर इसलिए हैरान थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में वहां के पीएम भी चाहें तो इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते जितनी भीड़ मोदी जी को सुनने के लिए सिडनी में आई। और ये सब बातें पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर चुकी है। भाई ये एक दिन की बात नहीं है, पीएम मोदी के लिए इसी क्रेज को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें बॉस बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से कह चुके हैं कि बॉस आप इतने लोकप्रिय हैं आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा लग रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचकर उनके पैर छू लिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खास तौर पर पीएम मोदी से मिलने के लिए न्यूजीलैंड से पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। बॉस एक चीज ध्यान रखिए, वो जिस पद पर हैं वो पद सीधा इंडिया से कनेक्टेड है। भाई आपके घर में सीधी सी बात, आप अपने बॉस को अगर कोई तारीफ करते हैं, बॉस को तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि भाई आप उससे मान लीजिए पर्सनली मिल रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा चौथा इसलिए करेगा क्योंकि उसको लगता है यार इनकी कंपनी जो है ये तो बड़ी कंपनी, ये बड़ा आदमी, ये बड़ी कंपनी का बॉस। तो जो दूसरा तीसरा देश है उसका प्रधानमंत्री इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको लगता है आज की डेट में इंडिया यहां टॉप पर है और उनको वो दिख रहा है कि लोग कैसे नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। आप ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मौजूदा पीएम ही नहीं, नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर मानकर उन्हें बॉस ही नहीं कह रहे, बल्कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे, इसके पहले वाले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वो भी नरेंद्र मोदी के बड़े फैन थे। स्कॉट मॉरिसन ने तो पीएम मोदी के लिए उनकी पसंदीदा खिचड़ी तक बनाई थी।
और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। इसी तरह स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, लिखते थे कि कितना अच्छा है मोदी। कौन देश का प्रधानमंत्री जी आपको खिचड़ी बना के खिलाता है? मोदी जी ने आज तक किसी को खिलाई है क्या? लेकिन दोनों चीजें, एक इंडिया टॉप पर है, इंडिया का रुतबा जो है वो पिछले 9 साल में बढ़ा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की अपनी कैमरेडरी है, अपनी केमिस्ट्री है जो वो नेताओं से स्थापित करते हैं। इसलिए लोग दोस्ती कर लेते हैं। खिचड़ी बना के खिला रहा है कोई बॉस बोल रहा है, कोई पैर छू रहा है, अलग ही चल रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की झलक पाने का ऐसा क्रेज रहा कि सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों ने पूरा का पूरा प्लेन बुक करा लिया भाई, और उसे मोदी एयरवेज नाम दे दिया, जैसे नरेंद्र मोदी की प्लेन हो। भारतीय मूल के 170 लोगों ने मेलबर्न से सिडनी के लिए पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली, और इस फ्लाइट को लोगों ने मोदी एयरवेज का नाम दे दिया। इस फ्लाइट में ज्यादातर लोगों ने तिरंगे वाली पगड़ी पहनी हुई थी। फ्लाइट में भारतीय देश प्रेम के गाने चल रहे थे। इस फ्लाइट का एक तरफ की टिकट का जो किराया था वो करीब 249 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 13,000 रुपए के आसपास पड़ा। इस तरह सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ लोग बसेस में पहुंचे। उन्होंने उन बसेस का नाम मोदी एक्सप्रेस रख दिया। मतलब अलग ही लेवल पे लोग जो है नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो दीवाने हुए जा रहे हैं। प्लेन में बैठे तो मोदी एयरवेज, बस में बैठे तो मोदी एक्सप्रेस। कई लोगों को लग सकता है कि ये तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल इवेंट होगा। नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए ऐसे इवेंट में जाते हैं, ये फिर वही नैरेटिव चलेगा। जबकि सच ये है कि दुनिया के दूसरे देशों में जब भी पीएम मोदी ऐसे बड़े इवेंट में हिस्सा लेते हैं तो वो ब्रांड मोदी नहीं बल्कि ब्रांड इंडिया की बात करते हैं। वो ऐसे मंचों पर भारत की ताकत की बात करते हैं। और आज भी सिडनी में नरेंद्र मोदी ने वही किया। उन्होंने अपना बॉस बताया किसको? भारत को। सिडनी के मंच से भारत की एक एक उपलब्धि गिनवाई। उन्होंने लोगों से ऐसे सवाल जवाब किए जिससे पूरे इवेंट में भारत के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। एक बार वो हिस्सा देखिए, बतौर भारतीय आपको गर्व महसूस होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इंडिया गूंज रहा है। फिर इसका मतलब समझाऊंगा। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है।
ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के सामने खड़े होकर बता रहे हैं कि दुनिया का बॉस इंडिया है बॉस। और देखिए, ये वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी चलती है, ग्लोबल डिप्लोमेसी चलती है, जो दुनिया भर में ताकतवर देश हैं, उनको ये रियलाइज कराना पड़ता है कि भारत की ताकत क्या है। आज की डेट में कोई पैर छू रहा है, कोई बॉस बता रहा है, कोई ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं करता। वहां जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर सामने बैठकर सुन रहा होगा कि हर चीज में इंडिया नंबर 1 है, उसके कान से धुआं नहीं फेंकेगा कि बॉस ये तो क्या ही देश है, ये तो कमाल का देश है, इसके प्राइम मिनिस्टर से हम मिल रहे हैं। ये बातें छापनी पड़ती हैं। और नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि मेरी सरकार ने यह कर दिया, वो कह रहे इंडिया नंबर 1 है। जब भी नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो वो भारत की बात करते हैं, भारत की शक्ति की बात करते हैं, भारत की संभावनाओं की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को आज याद कीजिए कि वो विदेशी धरती पर जाकर क्या कहते हैं। यही फर्क है जो दोनों के बीच का अंतर लोगों के दिलों में गहरा करता जा रहा है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और उनका कोई इवेंट वहां पर होता है तो वो ऐसी बातें करते हैं जैसे भारत बर्बाद हो रहा है। पिछली बार लंदन के दौरे पर राहुल गांधी ने तो वहां यह तक कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोप इस पर चुप। इस बयान पर देश में खूब हंगामा मचा। राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने तब भी माफी नहीं मांगी। उल्टे कांग्रेस ये कह रही थी कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर माफी मांगी जाए या जिससे देश की बदनामी हो। लेकिन अभी जब आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी की भाषा, इंडिया को बॉस बताने वाली भाषा, आज राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाता हूं जो विदेश में देकर आए थे। जरा दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा, आज सुनिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. ये मेजर डिफरेंस है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का। नरेंद्र मोदी दुनिया के मंच पर जाते हैं, बताते हैं बर्बाद दुनिया को बचाएगा कौन? इंडिया। राहुल गांधी जाते हैं, बताते हैं इंडिया ही बर्बाद हो गया है, बचाने तुम लोग क्यों नहीं आ रहे। यानी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या बातें करते हैं, ये सबने देखा और सुना है। सोचिए, वो नेता हैं जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो देखते हैं। लेकिन अब एक और नेता की बात, आप सोचिए, जब ये सब बातें कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कहां खड़ा किया है आज। लेकिन उसके बावजूद विरोध होता है, नरेंद्र मोदी का अंधा विरोध होता है। और इसलिए आज एक और नेता की बात करना चाहता हूं जो कुछ समय पहले तक खुद को मोदी के सामने विपक्ष का नंबर 1 नेता बनाने में जुटे हुए थे और किसी और को अपने सामने कुछ नहीं समझते, लेकिन अब हर जगह जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। वो नेता कौन है? वो है अरविंद केजरीवाल। पाठशाला में अब अरविंद केजरीवाल का चैप्टर, केजरीवाल का वो कौन सा डर है जिसकी वजह से केजरीवाल इधर उधर भाग रहे हैं, केजरीवाल के वो वीडियो कौन से हैं जिन्हें दिखाकर कांग्रेस खेल करने वाली है। पाठशाला में अब इसका चैप्टर। जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पर कतरे, तब से केजरीवाल पावरलेस महसूस करता है। अरे यार, पावर नहीं लग रहा। और अब वो इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे उन्हें पावर का एहसास हो। अच्छा, जब उनको अपना शीश महल बनाना था तब पावर में कोई कमी नहीं थी। धड़ाधड़ शीश महल बन गया, खड़ा हो गया। पब्लिक का काम करना होता है तो कहते हैं अरे मेरे पास पावर ही नहीं है, सब मोदी जी ने देख दिया एलजी को।
और जब ये पावर उनको मिली सुप्रीम कोर्ट से और वापस ली गई, क्यों ली गई आपको पता ही है, तो इसके लिए वो विपक्ष की उन दूसरी पार्टियों की कुंडी खटखटा रहे हैं जिन्हें केजरीवाल कुछ समय पहले तक ज्यादा भाव नहीं देते। आपको याद होगा कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल कैसे ये मानकर बैठ गए थे एक तरह से कि अब वो हर जगह कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। इसके बाद जब गुजरात चुनाव हुआ तो केजरीवाल ने यही किया, लेकिन पिछले कुछ समय से जब केजरीवाल की राजनीति के बुरे दिन शुरू हुए तो अब उन्हें विपक्षी एकता की याद आ रही। उनको शीश महल में लोनली फील हो रहा है क्योंकि उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल में हैं। अब केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए देश भर में निकल रहे हैं। आज वो कोलकाता में ममता बनर्जी के पास पहुंच गए और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मदद मांगने लगे कि भाई इन्होंने हमसे पावर छीन ली है, अब हमको राज्यसभा में हराना है और इसको कानून नहीं बनने देना है। अगले कुछ दिनों में केजरीवाल मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिल सकते हैं, कहा जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मदद कई बार मांग चुके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मिल चुके। यानी पूरा प्रयास केजरीवाल कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं विपक्ष को एकजुट ले आऊं, एक साथ ले आऊं और एक साथ एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक कि भाई मैं सबको साथ ले आया और दूसरा कि अगर राज्यसभा में यह अध्यादेश जो है वो बिल के तौर पर पास नहीं हो सका तो देखो मैं सबको साथ लाकर और नरेंद्र मोदी को हराने में कामयाब हुआ। आज जब अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे, उनके साथ पार्टी के टॉप लीडरशिप संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना भी साथ। इस मुलाकात के लिए केजरीवाल ने पंजाब से सीएम भगवंत मान को भी बुला लिया। अरे भाई आप मदद मांगने गए थे, पूरा बैंड बाजे के साथ पहुंचे। केजरीवाल चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में अध्यादेश को लेकर बिल लेकर आती तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसका संसद में विरोध करे। ममता बनर्जी भी नरेंद्र मोदी से बहुत परेशान है। उनकी परेशानी की वजह यह है कि ईडी और सीबीआई ममता के मंत्रियों और नेताओं के भ्रष्टाचार के केस खोल रही है। उनके यहां नोटों के बंडल मिल रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी की जांच चल रही है, इसलिए उन्हें भी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं का साथ चाहिए। लेकिन आगे बढ़ूं और क्या अरविंद केजरीवाल को इसमें कामयाबी मिलेगी, कांग्रेस उनके कौन से वीडियो दिखाने वाली है, उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल आज क्या कह रहे हैं वो सुनवा देता हूं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। ये वही केजरीवाल हैं जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन आज जब खुद संकट में दिख रहे हैं तो उस नेता से मदद मांग रहे हैं जिसके मंत्री और नेता भ्रष्टाचार के केसेस में जेल के अंदर हैं। आज केजरीवाल को याद दिला देता हूं कि टीएमसी के नेताओं पर करप्शन के कैसे कैसे केसेस चल रहे हैं। आपको याद होगा कि ममता सरकार में एक खास मंत्री थे पार्थ चटर्जी, टीचर भर्ती केस में पैसे लेने के आरोप में जेल में। इस केस में ईडी ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड मारी थी, जहां से 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिला। और सुनिए, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ये टीएमसी के सांसद भी हैं। इन पर कोयला घोटाले में ईडी की जांच चल रही है। अभिषेक पर खदानों से कोयला चोरी करने का आरोप है। ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में से एक है अनुव्रत मंडल, जिन्हें ईडी ने गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। इन पर पश्चिम बंगाल से गाय और दूसरे जानवरों को बांग्लादेश भेजने का आरोप है। लेकिन अब इन आरोपों से अरविंद केजरीवाल को क्या फर्क पड़ता है भाई? अब केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया जेल में, उन पर दिल्ली में शराब घोटाले के गंभीर आरोप है। अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे खास मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और हाईकोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार वगैरह को पीछे धक्का दे चुके, गए पीछे रहो, अब मुझे पॉलिटिक्स करना।
ममता बनर्जी ने तो केजरीवाल का सपोर्ट कर दिया, लेकिन केजरीवाल के लिए असली मुसीबत है कांग्रेस, जिसे वो भर भर के कोसते थे, और कांग्रेस इसे आसानी से नहीं भूलेगी। और बिना कांग्रेस के अरविंद केजरीवाल का काम राज्यसभा में बनेगा नहीं। केजरीवाल के वो वीडियो आपको दिखाता हूं जिन्हें दिखाकर कांग्रेस खेल करने वाली। अच्छा, वो आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूं, लेकिन केजरीवाल के जिन पूर्व मंत्री की बात चली है उसके बारे में भी आपको बताता हूं, जिनमें सत्येंद्र जैन की आज बहुत चर्चा है। सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में। सोमवार को तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल से उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन पर मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली और देश की जनता मोदी बीजेपी के अत्याचार और जुल्म को देख रही है। भाई, आम आदमी पार्टी आरोप तब लगा रही है जब जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज के कराते हुए वीडियो वायरल हो चुके हैं। ऐसे भी आरोप लगे कि सत्येंद्र जैन के लिए जेल के अंदर जो है वो बढ़िया बढ़िया खाना भी मिल रहा है, उनको हेल्दी फूड मिल रहा है, सलाद वलाद खाते दिखे थे। और किसी की तबीयत बिगड़ जाए, नहीं बिगड़नी चाहिए, हर कोई स्वस्थ रहे, लेकिन तबीयत बिगड़ जाए, कमजोर हो जाए, इससे वो ईमानदार साबित हो जाता है क्या? क्या जेल के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सिक्स पैक ऐप बना लेते हैं क्या, जितने बाकी के कैदी होते हैं? उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं होती है, उनको जो है जेल के अंदर क्या मजा आ रहा होता है? सबकी हालत ही खराब होती है भाई, तभी तो उसको जेल कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर से भी माहौल बनाया जा रहा है। देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया। अरे मोदी जी ने क्या कर दिया? सिरिंज लगा के खून चूस लिए हैं क्या? अच्छा, सत्येंद्र जैन के वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वो एक तरह से कंकाल बन चुके हैं। सत्येंद्र जैन की तरह आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में जेल में। मनीष सिसोदिया लगातार जमानत की अर्जी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही। आज दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत में 1 जून तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। शराब घोटाले में ईडी भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है और इसी केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। इस दौरान जब मीडिया ने मनीष सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश पर सवाल किए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें मीडिया से बात करने नहीं दी और सिसोदिया को अपने साथ ले गई। इस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी की है और उन्हें जबरदस्ती खींच कर ले गई। एक बार पूरा वीडियो दिखा दीजिए वहां क्या हुआ। सिसोदिया जो है वो ले जाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें रोका जा रहा है और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया जवाब देने का प्रयास करते हैं तो पुलिस जो है उन्हें जल्दी से अंदर ले जाने का प्रयास करती है। इसमें ऐसा लगता है जैसे उन्हें धक्का दिया जा रहा है। अब इसको भी जो है वो ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे धक्का देकर ले जाया जा रहा है। केजरीवाल के 2 सबसे ताकतवर नेता जेल में हैं। हर चीज को लेकर अब एक ऐसा लगता है इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। हर चीज को इमोशनली जोड़कर केजरीवाल जी को लगता है वो कहीं से तो सेंटिमेंट गेन कर। और अब तो खुद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी तलवार लटक रही, क्योंकि मानहानि के एक केस में अहमदाबाद की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ फिर से समन जारी कर दिए। कोर्ट ने 7 जून को पेश होने के लिए कहा है। आरोप है कि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी का अपमान किया था और अब ऊपर से यह ट्रांसफर पोस्टिंग वाला अध्यादेश आ गया है। इन सब को देखते हुए केजरीवाल को लग रहा है कि बिना विपक्ष की मदद के मोदी से नहीं लड़ा जा सकता और इस वक्त विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के, इसलिए केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उनकी मदद करे। लेकिन कांग्रेस तो लग नहीं रहा कि मदद करेगी। कांग्रेस तो साफ एक तरह से लग रहा है, कह रही है कि भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। केजरीवाल को असली झटका कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के ट्वीट से लगा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अध्यादेश के मामले में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी पहले अपनी प्रदेश इकाइयों और समान विचारधारा वाले दूसरी पार्टियों से चर्चा करेगी। कांग्रेस कानून में भरोसा करती है। अच्छा, उधर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, अजय माकन, वो तो केजरीवाल को उनकी पुरानी हरकतें याद दिला रहे हैं, जिसको सुन के लग रहा है कि केजरीवाल को समर्थन नहीं मिलने वाला कांग्रेस का। एक बार वो सुनिए, फिर जो वो बातें वीडियोस की हो रही है वो भी दिखाऊंगा। इस पे आते हैं राजनीतिक पे कि ये कांग्रेस की सपोर्ट चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने, जिनके कहने के ऊपर
विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए, वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। यानी अजय माकन साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे खिलाफ थे, आज आपको जरूरत पड़ गई तो हम आपके साथ खड़े हो जाएं। भाई केजरीवाल को लगा होगा कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस का साथ मिल जाएगा, इसलिए वो कांग्रेस से मदद की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि कांग्रेस खत्म पार्टी है। केजरीवाल गुजरात इलेक्शन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। केजरीवाल उस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरा थे जो आंदोलन 2011 में कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हुआ था। लेकिन जब केजरीवाल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले विवाद में एक अध्यादेश से डर गए तो उसी कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास आज भी केजरीवाल के वो पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस को बहुत गुस्सा आता होगा। इनमें कभी केजरीवाल राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, कभी सोनिया गांधी का मजाक उड़ाते थे, उनकी गिरफ्तारी तक की बातें करते थे। लेकिन आज जरूरत पड़ी तो केजरीवाल उसी कांग्रेस से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। केजरीवाल के ये पुराने वीडियो देखिए जिन्हें दिखाकर कांग्रेस खेल करे। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस नहीं। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं। तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। ये जहां जहां हराते हैं कांग्रेस को हराते हैं, जहां जहां वोट काटते हैं कांग्रेस के काटते हैं। और पहले कांग्रेस के लिए क्या बोलते थे वो सबके सामने है। अब ऐसे में कांग्रेस जब इन पर बन आई है तो क्यों मदद करेगी, ये आप समझ लीजिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा की पर्ची कोर्ट में खुली तो बवाल कैसे मच गया। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है, और बागेश्वर सरकार ने द केरल स्टोरी का पर्चा बनाया तो क्या बता। जब से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की देश भर में चर्चा होने लगी, तब से कुछ लोग उनके पीछे ऐसा पड़ गए कि बागेश्वर सरकार के विरोध में हर जगह टांग अड़ाने पहुंच जाते और अपना एजेंडा चलाने लगते। बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा। अब नया मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा होने वाली थी, तो कथा रुकवाने के लिए कुछ लोग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई कथा रोकिए, ये तो सेंटीमेंट हर्ट कर देंगे। लेकिन जब जज के सामने अर्जी पहुंची तो कथा रुकवाने के लिए गए वकील से सवालों के जवाब देते नहीं बना। जज के सामने उल्टी सीधी बहस उसने शुरू कर दी वकील ने। इसके बाद जज साहब ने इस वकील की कैसे क्लास लगा दी। पहले उसका छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का केस ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ लेके गए थे और कैसे वहां एक्सपोज हो गए कोर्ट के अंदर बागेश्वर सरकार के विरोधी, वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोर्ट के अंदर कैसे गर्मा गर्मी हुई। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो सैंपल है। सोचिए बागेश्वर सरकार के विरोधी जो लोग हैं
जिनका वकील वहां खड़ा था, वो कैसा केस लेकर गए होंगे और कैसी बातें करने लगे होंगे कि जज साहब कह रहे हैं कि जो है बाहर कर दूंगा। सोचिए, बागेश्वर सरकार का विरोध करने गए इस वकील ने जज से किस तरीके से बात की होगी, जिस पर जज इतना भड़क गए कि कह दिया कि सारी वकालत भूल जाओ, यहीं से जेल भिजवा दूंगा। जज साहब ने और क्या क्या कहा ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर सरकार का नया दरबार कहां लगा है और क्यों उनकी कथा को रुकवाने के लिए कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए। बागेश्वर बाबा फिलहाल मध्य प्रदेश के बालाघाट में, यहां वो 2 दिन राम कथा करेंगे। बालाघाट पहुंचने पर बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, श्रद्धालुओं ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बालाघाट के परसवाड़ा में हो रहा है, जो आदिवासी बहुल इलाका है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का नाम भी वनवासी श्री राम कथा है। इसी आदिवासी इलाके का हवाला देते हुए बागेश्वर सरकार के विरोधी एक्टिव हो गए कि भाई यहां पर आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। अरे भाई, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये लोग कौन है जो पहुंच रहे हैं? लेकिन वो लोग जो विरोध में थे वो कोर्ट पहुंच गए। बागेश्वर सरकार के विरोधियों ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस याचिका में कहा क्या कि 23 और 24 मई को बालाघाट के भादुकोटा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। यह पूरा इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बागेश्वर बाबा के धार्मिक आयोजन से आदिवासियों का हित प्रभावित होगा। कैसे बॉस? जिस जगह पर कथा का आयोजन होना है वहां आदिवासियों के भगवान का स्थल है, वहां पर बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन होने से आदिवासियों की मान्यताओं का अपमान हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आयोजन के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, जो नहीं ली गई। मतलब पूरा आदिवासी सेंटिमेंट से जोड़ दिए कि वहां प्रभु श्री राम के बारे में बता देंगे, कथा कर देंगे तो आदिवासी सेंटिमेंट हट हो जाएगा, उनके भगवान की जो है वो का अनादर हो जाएगा। लेकिन जब याचिका पर सुनवाई हुई और जज साहब ने सवाल पूछने शुरू किए, और वही सवाल पूछे जो आपके मन में भी आएंगे कि बॉस ये सब कैसे होगा, जरा बताओ जरा, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील के पास कोई सीधा जवाब ही नहीं था। जज साहब पूछ रहे थे सवाल पे सवाल, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील इधर उधर की बात कर रहा था। बाद में उल्टे जज से ही बहस करने लगा। इस पर कैसे हाईकोर्ट के जज ने उसकी क्लास लगाई, एक बार वो देखिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो शुरुआत थी। आगे बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के जज के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाए। ऊपर से जज से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगे। इस पर जज ने कहा कि जिस दिन जेल भेज दिया सारी वकालत खत्म हो जाएगी। वो हिस्सा भी सुनिए। क्या है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहां है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है?
आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से बेसिक सा सवाल पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सी मान्यताएं हैं जो बागेश्वर सरकार की कथा के आयोजन से आहत हो जाएंगी। उन्हें किसने भेजा है, ऑथराइज किया है कि जाइए आप ये याचिका लगाइए। इन बुनियादी सवालों का भी जवाब नहीं देते बन रहा था वकील से, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए। और जवाब इसलिए देते नहीं बना क्योंकि बागेश्वर सरकार की कथा के विरोध का कोई लॉजिक ही नहीं था, सिर्फ एजेंडा लेकर ये लोग कोर्ट में गए थे। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता के वकील से बार बार सवाल पूछा कि आखिर आदिवासियों से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, बागेश्वर बाबा की कथा सुनाने से उन मान्यताओं का अपमान कैसे हो जाएगा जी, तो इनका जवाब याचिकाकर्ता के वकील ने नहीं दिया, बल्कि वो संविधान का हवाला देने लगा। और इसी बात पर जज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कोर्ट रूम में ही वकील को जमकर फटकार लगाई। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहां ग्राम भादुकोट तक कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? 2 सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए? इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर? पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। उनसे इतना तो समझ लीजिए, हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। जज साहब पूछ रहे हैं कि काहे से भाई मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है और वो आहत हो जाएगी, ये बता दो। वकील बताने को तैयार नहीं, फिर जज साहब को ही कहने लग गया कि आप जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, आपको आप सुन नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने कहा इसको अब मानना का दो नोटिस। फिर उसी के बाद वो बमक के नाराज हो गए कि है जेल भेज दूंगा। हाईकोर्ट के जज ने जब इस वकील से पूछा कि आप किस आधार पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर कोर्ट में आ गए, आपको किसने ऑथराइज किया कि आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा को रोकने के लिए आप कोर्ट में याचिका लगाए, इसका भी जवाब नहीं दे पाया ये वकील भाई। देखिए वो हिस्सा भी। आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धोरा सिंह मास्टर कॉलेज की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हो सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों को विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई औचित्य थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी में।
मनशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जवाब कुछ है नहीं, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। बोल दिया तो बोल दिया, रोक दीजिए सब। अच्छा, संविधान सबको पता है, संविधान में ये हो गया, संविधान में वो हो गया। जज साहब पूछ रहे कहां हुआ, बताओ ना जी। बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाली याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने सुनवाई के लिए आई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी आई थी और इसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने पहले का ऑर्डर पढ़ा है। तो ये वकील ही कमाल का था, इसके बाद उसका भी जवाब नहीं था। जिस तरह से वकील कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा पा रहे थे और जज से इधर उधर की बातें कर रहे थे, उससे तो सीधा यही लग रहा था कि बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ ये प्रायोजित विरोध था। और यही बात हाईकोर्ट के जज ने भी कह दी। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर विनम्रता से बात करते आपकी बात सुनी जाती, लेकिन आप तो गर्मी दिखाने लगे। जज ने जोर देते हुए वकील से कहा कि आपने अपने क्लाइंट से कहिएगा कि आपके गर्मी दिखाने की वजह से याचिका खारिज हुई है। सुनिए। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे। जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे, तो खारिज कर देंगे। इसी ग्राउंड पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते, आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक शब्द का इस्तेमाल जज साहब ने किया, आपने सुना या नहीं? स्पॉन्सर्ड पिटीशन, यानी प्रायोजित याचिका। उन्होंने कहा ऐसे स्पॉन्सर्ड पिटीशन होते हैं तो यही होता है। एक्चुअली जो गर्मी दिखाई जा रही थी वहां कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से जज साहब ने कहा कि याचिका खारिज हो रही है, वो गर्मी एक्चुअली उन लोगों के अंदर बढ़ गई है जो बागेश्वर सरकार की बातें सुनकर उनके इधर उधर कान वान से धुआं फेंक रहा है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ फर्जी और प्रायोजित एजेंडा चलाने में कुछ लोग जुटे हुए हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मिशन पर हैं और यह मिशन है हिंदू समाज को एकजुट करना। बालाघाट में रामकथा के जरिए बागेश्वर बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज सनातन के ही अंग हैं। अब आपको समझ में आ गया क्यों याचिका लगाई गई थी कि वहां पे मत कीजिए, कहीं और कर लीजिए, आदिवासी बहुल इलाके में मत कीजिए, क्योंकि बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि आदिवासी भी सनातन का हिस्सा है, इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था भगवान राम ने आदिवासियों का सम्मान किया था और शबरी के झूठे बेर खाए थे। बागेश्वर बाबा ने कथा की शुरुआत में ही हाईकोर्ट में जाकर उनका विरोध करने वालों का भी जिक्र किया। बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, सुन लीजिए एक बार। रानी दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की और हाई कोर्ट में जाके विरोध करवे वालन की भी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो उन्होंने जो लोग हाईकोर्ट में जाकर विरोध कर रहे थे उनके भी मजे ले लिए कि उनकी भी जय।
बागेश्वर बाबा से कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में बाबा की कथा में केरल से भी लोग आए थे। केरल से आई एक महिला को बागेश्वर बाबा ने मंच पर बुलाया और उससे बात, देखिए क्या बात। कहां से आई हैं? केरल से ओ यहाँ हमारा प्रण था कि एक बार पंडाल में कथा सुनना था। टीवी पे तो आप माइक से जो भी बोलना, माइक टीवी को तो आपको रोज देखते हैं, पर एक बार प्रण था कि पंडाल में कथा सुनना है, तो वो पूरा हो गया। हाँ, आपका प्रण था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइव कथा सुनना है। तो अच्छा, टीवी में और कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा? बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमको नहीं मिलती, वहाँ होती नहीं तो। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों? वहाँ अच्छा, द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? वो मलयाली लोग रहते तो फिर इतना तो नहीं होता है, इसलिए। ओके, इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ सत्य है, कुछ इसमें एडिट है। अच्छा, दोनों हैं जी। तो फिर वो आपसे यूट्यूब से बहुत देखते हैं, बहुत। जय हो मैया। और भगवान मालिक है, हम तो सब। देखो बालाजी ने कैसी कृपा कर ली। वो सब लोग बोलते हैं, आप इतने दूर से कौन सुनेगा, हम भगवान। अरे देखो, ये भी बात लोगों को परेशान कर दी कि केरल तक से लोग उठ के चले आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। द केरल स्टोरी की भी बातें हो रही। मन से अपने बयानों से विरोधियों को चित करने वाले बागेश्वर बाबा क्रिकेट के मैदान में भी चौके छक्के लगाते हैं। बागेश्वर बाबा क्रिकेट के प्रशंसक हैं और महेंद्र सिंह धोनी के फैन भी। बागेश्वर बाबा अक्सर हाथ में बैट पकड़कर क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। कैसे बाउंड्री पार करा रहे, मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने क्रिकेट खेला था। वहां भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो बड़ा क्रिकेट का फैन हूं। ये मेरे इंटरव्यू की तस्वीर है। तो वहां भी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट में भी छक्का मारते हैं और यहां भी छक्के छुड़ा रहे हैं अपने विरोधियों का। ये लोगों को दिख रहा है और इसी वजह से किस तरह से उनका विरोध हो रहा है, बिना तर्क के विरोध हो रहा है, ये लोगों के सामने आ रहा है। के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर सकती है कांग्रेस पार्टी। पीएम के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। 28 मई को सुबह 7 बजे से हवन और पूजा शुरू होनी है, लेकिन बड़ी खबर यह बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी 28 मई को जो यह कार्यक्रम होना है उसका बहिष्कार कर सकती है, उसको बॉयकॉट कर सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।